हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय संलयन। आखिर ये क्या है, कैसे हाइड्रोजन बम बनता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एटम बम कैसे बनता है, और इसके लिए दोस्तों मैंने डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी बनाकर रखी है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, तभी इस वीडियो को देखें आकर, वरना आपके कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला है। तो इससे सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें आकर। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन बम कैसे बनता है, क्या इसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म है, सारा कुछ समझते हैं। तो दोस्तों उससे पहले वीडियो को दिया आपने लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी पे आके नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर न्यूक्लियर फिजन है क्या। जब दोस्तों कोई दो नाभिक परस्पर युग्मित होकर एक बड़े नाभिक संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तब दोस्तों न्यूक्लियर फिजन होता है। यानी कि दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, जब दोस्तों ड्यूटेरियम से रिएक्शन किया जाता है तो यहाँ पे दोस्तों बनता है ट्राइटियम, प्रोटॉन बनता है, और दोस्तों 4 मेगावोल्ट की एनर्जी निकलती है। ये दोस्तों एनर्जी कहाँ से निकली मैं आपको बता देता हूँ। जब दोस्तों ड्यूटेरियम से जब दोस्तों रिएक्शन हुई तो जो यहाँ पे मास था वो दोस्तों जब रिएक्शन बन के जब दोस्तों प्रोडक्ट निकला तो उसमें दोस्तों मास उसका थोड़ा कम हो गया। यही जो दोस्तों मास कम हुआ है दोस्तों आइंस्टीन की इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि जो दोस्तों मास कम हुआ है वो एनर्जी में बदल गया, यानी कि जो दोस्तों एनर्जी निकली है यानी कि 4 मेगावोल्ट। तो दोस्तों फर्स्ट रिएक्शन थी, यानी कि ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम दोस्तों रिएक्ट करते हैं तो दोस्तों बनता है ट्राइटियम और प्रोटॉन, और दोस्तों 4 मेगावोल्ट की एनर्जी रिड्यूस होती है। और जब दोस्तों ये ट्राइटियम है तो चूंकि दोस्तों ड्यूटेरियम दोनों है तो दोस्तों ट्राइटियम भी एक बार अभी ड्यूटेरियम से दोस्तों रिएक्ट करेगा। तो जब दोस्तों दूसरी रिएक्शन चलती है, यानी कि जब ट्राइटियम ड्यूटेरियम से रिएक्ट करता है तब दोस्तों बनता है हीलियम बनता है, एक न्यूट्रॉन निकलता है। और दोस्तों इस जो दोस्तों दूसरी वाली रिएक्शन हो रही है इसमें एक 6 मेगावोल्ट की एनर्जी रिड्यूस होती है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो दोस्तों दो रिएक्शन में यह क्रिया संपन्न हो जाती है, और हमें टोटल एनर्जी पहली रिएक्शन में 4 मेगावोल्ट मिली थी, 17.6 मेगावोल्ट एनर्जी हमें मिली। तो टोटल एनर्जी ये दोस्तों यदि देखी जाए तो 21.6 मेगावोल्ट हो गई। अब दोस्तों यदि आप कहेंगे कि ये तो बहुत कम एनर्जी है, तो यानी कि एटम बम ज्यादा स्ट्रांग है हाइड्रोजन बम के मुकाबले, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब दोस्तों कोई दो छोटे नाभिक परस्पर युग्मित होकर कोई बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो वो दोस्तों ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इन कंपैरिजन टू जब एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूटता है। दोस्तों अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास यहाँ पे करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 ग्राम ड्यूटेरियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम होगा कि 1 ग्राम ड्यूटेरियम में परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए हमें 6.022 × 10⁻23 में हमें 2 का भाग देना पड़ेगा। ये दोनों 2 क्या है, 1s2। ड्यूटेरियम का जो दोस्तों एटॉमिक मास होता है वो होता है 1s2, यानी कि 2 जो ऊपर है वो दोस्तों नीचे उसका दोस्तों भाग देंगे हम 6.022 × 10⁻23। ये दोस्तों एवोगाड्रो नंबर होता है, आवोगाड्रो नंबर, या इंग्लिश में आप कह लें एवोगाड्रो नंबर। इसमें दोस्तों जब हम 2 का भाग करेंगे तो हमें दोस्तों 1 ग्राम ड्यूटेरियम में परमाणुओं की संख्या मिलेगी 3.01 × 10⁻23। ये दोस्तों इतने परमाणु हमें यहाँ पे 1 ग्राम ड्यूटेरियम में मिल जाएंगे, 3.01 × 10⁻23। दोस्तों अभी याद रखना। अब हम दोस्तों कैलकुलेट करेंगे कि दोस्तों 1 ग्राम यूरेनियम में कितने परमाणु होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूरेनियम का जैसा कि हमें एटॉमिक मास मालूम है 92, यूरेनियम 235, यानी कि 6.022 × 10⁻23 में हम 235 का दोस्तों भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2.56 × 10⁻23। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे परमाणुओं की संख्या ड्यूटेरियम के मुकाबले यूरेनियम की दोस्तों कम है, यानी कि और जो हाइड्रोजन बम होता है वो दोस्तों ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो 3.01 × 10⁻23 ये दोस्तों ड्यूटेरियम के 1 ग्राम परमाणुओं में संख्या थी, और 2.56 × 10⁻23 ये दोस्तों यूरेनियम के में 1 ग्राम परमाणु की संख्या, यानी कि जिसमें दोस्तों परमाणु की संख्या ज्यादा होगी वही दोस्तों स्ट्रांग होगा। तो इसमें दोस्तों हाइड्रोजन बम में जो दोस्तों ड्यूटेरियम है उसकी 1 ग्राम परमाणु संख्या अधिक है। तो इसलिए हम चूंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जब दोस्तों ड्यूटेरियम का नाभिक टूटता है तो दोस्तों उसमें 21.6 मेगावोल्ट की एनर्जी रिड्यूस होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको कैलकुलेट करवाया था। तो अब दोस्तों 3.01 × 10⁻23 परमाणु है 1 ग्राम ड्यूटेरियम में। तो 1 ग्राम ड्यूटेरियम में 3.01 × 10⁻23 परमाणु में हम
गुणा करेंगे दोस्तों 21.6 मेगा वोल्ट का, तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी कि कितनी 1 ग्राम ड्यूटेरियम से एनर्जी उत्पन्न होगी। तो हमें जब हम दोस्तों 21.6 मेगा वोल्ट से गुणा करेंगे परमाणुओं की संख्या में, तो हमें दोस्तों प्राप्त हो जाएगी 1 ग्राम ड्यूटेरियम से एनर्जी ड्यूटेरियम से 21.7 इंटू 10⁻23 मेगा वोल्ट की एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों हमने 1 ग्राम यूरेनियम में परमाणुओं की संख्या निकाली थी 2.56 इंटू 10⁻23। और चूंकि दोस्तों हम जानते हैं कि यूरेनियम का जब दोस्तों एक एटम टूटता है तो 200 मेगा वोल्ट की एनर्जी निकलती है, तो इसलिए हम यूरेनियम के जब दोस्तों 1 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या में जब दोस्तों हम 200 मेगा वोल्ट का गुणा करेंगे तो हमें एनर्जी जो दोस्तों प्राप्त होगी 5 इंटू 10⁻23 मेगा वोल्ट समथिंग प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप दोस्तों हम कंपेरिजन करके देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बम से जो दोस्तों हमें एनर्जी मिल रही है वो दोस्तों मिल रही है 21 गुणे 10⁻23, और इससे जो दोस्तों हमें मिल रही है 5 गुणे 10⁻23। तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूरेनियम ज्यादा खतरनाक था, यानी कि एटम बम ज्यादा खतरनाक था या हाइड्रोजन बम। दोस्तों क्लियर है आपके सामने कि यहाँ पे हाइड्रोजन बम ज्यादा खतरनाक और भयंकर होता है, और दोस्तों किस प्रकार से लाभदायक होता है ये भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देख लिया कि हाइड्रोजन बम ज्यादा खतरनाक है। अब आखिर हाइड्रोजन बम बनता कैसे है? तो ब्लास्ट कराना इतना आसान काम नहीं है हाइड्रोजन बम को। हाइड्रोजन बम को ब्लास्ट करने के लिए इसको हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तभी ये ब्लास्ट होगा। एटम बम की तरह नहीं कि चाबी गिराई उसको टच करा दिया और हो गया विस्फोट, ऐसे दोस्तों नहीं होता। इसके लिए हमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, जो कि दोस्तों सन यानी सूरज पे ही मिलता है, लेकिन उसको धरती पे हमें ब्लास्ट करना है, वहां थोड़े ना ब्लास्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें चाहिए होगा ये दोस्तों एनर्जी है। चूंकि यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एटम बम से दोस्तों 10⁻7 केल्विन का टेम्परेचर और लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर प्रेशर उसमें होता है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हाइड्रोजन बम बनाने के लिए बनाया जाता है सबसे पहले एटम बम। एटम बम बनाने के बाद दोस्तों लिथियम हाइड्राइड यानी कि ड्यूटेरियम का यौगिक का दोस्तों उसमें आसपास लगा दिया जाता है, जिससे दोस्तों हमें हाइड्रोजन बम प्राप्त हो जाता है। जब दोस्तों एटम बम ब्लास्ट होता है तो ड्यूटेरियम के दोस्तों ऊष्मीय गति के कारण उसके एटम दोस्तों ड्यूटेरियम के पास पास आ जाते हैं और दोस्तों ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों ड्यूटेरियम के दोस्तों नाभिक एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और दोस्तों वो दोस्तों सवेरे नाभिक एकदम संलयित हो जाते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन बम बहुत भारी विस्फोट के साथ पड़ता है। और लेकिन दोस्तों यदि ये तो मैंने आपको बता दिया और बहुत भारी नुकसान होता है, बिल्कुल एटम बम की तरह ही आप समझ लीजिए, लेकिन ये दोस्तों एटम बम के मुकाबले 4 गुना लगभग दोस्तों ज्यादा भयंकर होता है। अब दोस्तों पिछली वीडियो में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो दोस्तों न्यूक्लियर फिजन दोस्तों अक्रिया होती है उसको नियंत्रित करके हम उसको फेयर यूज में उपयोग कर सकते हैं, जैसे तो रिएक्टर के रूप में। लेकिन दोस्तों जो हाइड्रोजन बम वाली दोस्तों एनर्जी होती है, यानी कि दोस्तों जो संलयन अभिक्रिया होती है उसको दोस्तों नियंत्रित हम नहीं कर सकते हैं। जी दोस्तों वैज्ञानिक इसका प्रयास में लगे तो हैं, लेकिन यदि ये दोस्तों नियंत्रित करना यदि पॉसिबल हो गया, यदि इसकी एनर्जी को हम फेयर यूज में लेने लगे तो आप दोस्तों विश्वास नहीं करेंगे हमारे पास एनर्जी की कोई कमी नहीं रहेगी। और उस पर दोस्तों कई तरह के यहाँ पे शोध भी चल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको हम नियंत्रित कर पाए। इसके दोस्तों नियंत्रित कर लेने से फायदे क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूटेरियम यहाँ पे चाहिए होगा हमें इसको बनाने के लिए, यानी कि उसका रिएक्टर तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा ड्यूटेरियम, जो कि दोस्तों आप जानते हैं कि समुद्र में दोस्तों अपार इतना दोस्तों ड्यूटेरियम है कि दोस्तों अगले 10,000 करोड़ों वर्ष तक हमें ड्यूटेरियम वहां से प्राप्त हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी एनर्जी हमें फ्री में मिल सकती है यदि इस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकें। तो और दोस्तों और इसके फायदे मैं आपको बता देता हूँ। इससे दोस्तों किसी प्रकार का रेडिएशन नहीं निकलेगा, जहाँ पे इसको रिएक्टर बनाया जाएगा वहाँ पे किसी प्रकार का रेडिएशन नहीं निकलेगा, जिससे दोस्तों जो वहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं उनको कोई सुरक्षा पुख्ता इंतजाम वहाँ पे ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे। और बहुत ही दोस्तों फायदेमंद है, यदि ये रिएक्टर बन जाता है तो वहाँ पे आपको 10,000 अगले दोस्तों 10,000 करोड़ वर्ष तक फ्री एनर्जी वहाँ पे मिलती रहेगी। तो ये दोस्तों एक प्रकार से लाभदायक है ये दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। लेकिन दोस्तों इसको कंट्रोल कब किया जा सकेगा ये दोस्तों अभी तक कोई पता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।